Very good morning, friends. I hope my screen is visible to you now. I hope my screen is visible to you now. The Transfer of Property Act 1882. Yes, sir. Okay. So आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, मॉर्टगेज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी, लीज, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये जो इतना सिलेबस है, इसमें पूरे का पूरा एक्ट ही कवर हो जाता है. एटीन 1882 में आया था, नाम से ही मालूम है. इससे पहले इंग्लिश लॉ और इक्विटी पर बेस्ड था. इसमें क्या है कि स्कोप इस एक्ट का स्कोप लिमिटेड है. ये सिर्फ बात करता है ओनली टू ट्रांसफर्स बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो इसमें जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर होता है कोई, वो इंक्लूडेड है. अगर कोई ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होता. ठीक है. प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में भी इट सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव्स कि स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज लिमिटेड. Also, this act deals with transfer of property inter vivos. Inter vivos क्या होता है? Transfer between two living persons. ठीक है. तो it contains transfer of both movable and immovable property. दोनों इसमें कवर होती हैं. वैसे हम लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शायद इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है, लेकिन इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की भी कुछ प्रोविजन है. लेकिन जो मेजर पोर्शन है इरेक्टमेंट का, it is applicable to transfer of immovable properties only. ठीक है. And the act is not exhaustive. जैसे IBC है, IBC कोड exhaustive कोड है. ठीक है ना. It consolidates and amends the various laws. बहुत सारे एक्ट्स में ऐसा लिखा होता है, लेकिन ये जो है इसमें ऐसा नहीं है. इसमें लिखा है कि स्कोप इसका लिमिटेड है. It simply defines and amends certain parts of the law relating to transfer of property by act of parties. ठीक है. अब आइए देखते हैं इसका स्कोप क्या है. पहला, ओनली इंटरवोवस ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड. ठीक है. ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस ओनली. दूसरा, नॉट एप्लीकेबल ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. इफ a certain transfer is being effected by operation of law, ठीक है, by sale in execution, forfeiture, insolvency, intestate succession, by testamentary transfer या ट्रांसफर बाय विल, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है. एज द वर्ड कंसोलिडेटेड इज ओमिटेड. प्रीएम्बल में कंसोलिडेटेड वर्ड नहीं लिखा. दैट इट इज नॉट स्टेटेड दैट टू डिफाइन अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज. बहुत सारे लॉज आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा होता है कि दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा. तो इट मींस if a particular transfer is covered by provisions of the act, then transfer of property act is applicable. ठीक है. अगर एक पर्टिकुलर ट्रांसफर कवर्ड नहीं है, फिर क्या होगा? रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस विल अप्लाई. ठीक है. which were applicable when the act was not in existence. 1882 से पहले तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस पे ही चलता था. ठीक है. and the act is not applicable to transfer by Muslims as it is governed by their personal laws. सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय व्हिच ए लिविंग पर्सन, ठीक है, कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है. कन्वेज जो है प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, टू वन और मोर देन वन लिविंग पर्सन. ठीक है. और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर देन वन लिविंग पर्सन. ठीक है. अपने आप को भी ट्रांसफर हो सकती है. अब आप कहोगे अपने आप को कैसे ट्रांसफर होगी? एक इंडिविजुअल है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे देता है. ठीक है ना. ट्रस्टी खुद ही बन जाता है. तो उस केस में तो ट्रांसफर टू सेल्फ भी इंक्लूडेड है. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सेक्शन 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करता है. तो इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. टेस्टामेंट्री क्या होता है? जो विल से रिलेटेड होता है. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट डील विद टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स, विल्स एटसेट्रा.
दैट इज व्हाई इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कवर टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। हमें मालूम ही है दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल क्या होती है? इट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के लिए दूसरे स्टैट्यूट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो ये है कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिया गया है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हम जनरल क्लॉजेज, बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिले तो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर लिखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। इसका मतलब जो इमूवेबल है वो मूवेबल नहीं हो सकती। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन excluding immovable property but including standing timber, growing crops and grass। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। उसमें भी ये कहा गया कि इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी नहीं दे रखी यहाँ पर, ना मूवेबल की डेफिनेशन दे रखी। ठीक है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल नहीं है? एक तो स्टैंडिंग टिम्बर शामिल है, जो सागवान की लकड़ी जैसे आर ट्रीज एग्जांपल है। आर ट्री fit for use for building or repairing houses. This is an exception to the general rule that growing trees are immovable property. ठीक है, तो जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। इसी तरह से कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है या शुगर केन है, पान लीव्स वगैरह है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। ऐसे ग्रास जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इफ इट इज राइट टू कट ग्रास इट वुड बी एन इंटरेस्टेड लैंड। ठीक है, लेकिन अगर राइट टू कट ग्रास है तो वो जो है वो इंटरेस्ट इन लैंड है और इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ग्रास एज सच वो जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्टैंडिंग टिम्बर आर ट्रीज फिट फॉर यूज फॉर बिल्डिंग और रिपेयरिंग हाउसेस। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब आता है ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जॉस्टिवली डिफाइन नहीं करता, इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है वहां पर। ठीक है, इट स्टेट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? मूवेबल क्या कहता है? मूवेबल में तो कहता है कि एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने देखा था ना यहाँ, वो कहता है एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वो मूवेबल है। और इमूवेबल की बात क्या करता है? इमूवेबल की बात करता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, इट शैल इंक्लूड लैंड, benefits to arise out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। ठीक है, तो ये है इसमें। मैं आपको ना आरती जी, मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ, तो उससे ये जो आते रहे उनको आप एडमिट करते रहिएगा। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या है? इट डज नॉट डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जॉस्टिवली। इट स्टेट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एक्ट स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली इंक्लूड्स अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या कहा गया? रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया कि भाई ये चीजें इसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन सी? एक तो है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, दूसरा हेरिडिटरी अलाउंसेस, तीसरा राइट ऑफ वे, चौथा लाइट्स, फेरीज और फिशरीज। तो ये सारे जो है ये इंक्लूडेड है अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे essentials of a valid transfer।
ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर है, आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर राइट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस व्हेन ए लिविंग पर्सन, ठीक है, इंटरवोवस ट्रांसफर है तो बिटवीन टू लिविंग पर्संस, व्हेन ए लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर पर्संस और हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन, ठीक है। तो ट्रांसफर करनी है, बिटवीन लिविंग पर्संस होनी है, प्रेजेंट हो सकती है या फ्यूचर में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, टू वन और मोर पर्सन। लेकिन ये जो प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में ट्रांसफर है, प्रेजेंट फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। आप कल्पना कीजिए एक गाय है, ठीक है, गाय समझ लीजिए प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए उसको आपको ट्रांसफर करना है और उसकी रस्सी है आपके पास, ठीक है। तो जब तक आप रस्सी नहीं छोड़ेंगे, चाहे अब या बाद में, तब तक वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। मैं आगे उस एग्जांपल को और इलेबोरेट करूं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस व्हेन ए लिविंग पर्सन कन्वेज द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर पर्संस और हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्संस। हिमसेल्फ का मैंने डेफिनेशन दे दिया इन केस ऑफ ट्रस्ट, एंड वन और मोर अदर पर्संस, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, ठीक है। अब लीगल रूल्स क्या है फॉर ए वैलिड ट्रांसफर? पहला, इट मस्ट बी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन, डेड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरा, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और। अब ये जुरिस्डिक्शन पर्सन वाज डिफाइंड इन द केस ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर वर्सेस श्री सोमनाथ दास। ये केस है, ये केस का मैंने लिंक भी दिया है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो इस केस में क्या कहा, इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जुरिस्टिक पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, फर्म, कॉर्पोरेट, कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, नॉट इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी अलग से लीगल एंटिटी नहीं है। तो एनी इंडिविजुअल हु कैन सू और बी सूड अंडर द लॉ वुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर मस्ट बी इंटरवोवस। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन ट्रांसफर के लिए। दूसरी, इट मस्ट बी इंटरवोवस, देयर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तीसरा, a transfer can be made by a person to himself, as for instance when a person vests property in trust and himself becomes the whole trustee। तो सेटलर भी खुद है और ट्रस्टी भी खुद है। तीसरा, the transfer must be through a conveyance, ठीक है, and conveyance can be present or future। अब आपने ट्रांसफर करनी है तो आप गाय की रस्सी अभी पकड़ाओगे या बाद में पकड़ाओगे, ठीक है। तो कन्वेंस कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन गाय होनी चाहिए आपके पास पहले, प्रॉपर्टी आपके पास पहले होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो आप कह सकते हो कि जी ये गाय मेरे मरने के बाद दूसरे को दे देना, या मेरे 4 फ्रेंड हैं, पहले मेरे एक फ्रेंड को देना, उसके बाद दूसरे को देना, फिर तीसरे को देना, फिर चौथे को देना, और चौथे को जब दोगे जो पहले फ्रेंड है अगर उसका बच्चा हो जाएगा तो उसको दे देना, और फिर परमानेंटली वो उस बच्चे की गाय हो जाएगी, ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन आपने ये कहा कि भाई मेरे 4 दोस्त हैं, पहले एक को दे देना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और चौथे के मरने तक पहले का अगर बच्चा हो गया तो उसको दे देना, उसको भी सिर्फ लाइफ टाइम के लिए देना। तो लाइफ टाइम के लिए क्या है, अब लाइफ टाइम अगर उसकी डेथ हो गई बच्चे की तो ये प्रॉपर्टी दोबारा ट्रांसफर हो जाएगी आपको, अगर आप मर चुके तब तक तो आपके लीगल एयर्स को चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये ट्रांसफर हुई ही नहीं है। तो कन्वेंस कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर, हाउएवर कन्वेंस कैन टेक प्लेस ओनली इफ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ए न्यू टाइटल, ठीक है। तो कन्वेंस में क्या होगा, नया टाइटल आना जरूरी है, देयरफॉर देयर शुड हैव बीन नथिंग विद द ट्रांसफरिंग बिफोर द टाइटल। तो उसके पास पहले कुछ नहीं होना चाहिए उसका। अगला पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी इटसेल्फ मस्ट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। The transfer of property may be made to take place with immediate effect or to take place। देखो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है, ये हो सकता है कि भाई आपको आज नहीं ट्रांसफर होगी, मेरे मरने के बाद होगी, ठीक है, ये तो हो सकता है। However, the property must be in existence at the date of transfer, so there can be no transfer of future property। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अब मैं हूं, ठीक है, मेरा बेटा है, मैं कहता हूं भाई ऐसा है जो मेरे बेटे का बेटा होगा ना, ये प्रॉपर्टी उसको चली जाए, मतलब मेरे पोते को चली जाए।
अभी मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं ये ऐसा कहता हूं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे पोते को चली जाए वो ट्रांसफर, और पोता मान लो अभी हुआ ही नहीं, तो पोता ना होने तक मेरे बेटे के पास रहेगी, बेटा ट्रस्टी रहेगा उस प्रॉपर्टी का, और जब मेरा पोता मेजर हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफर तो फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर अभी प्रेजेंट होनी चाहिए। द एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर्स गवर्न्स द वर्ड कन्वेज एंड नॉट द वर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये प्रॉपर्टी के साथ नहीं पढ़ना, हमें इसको कन्वेज के साथ पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू सी। भाई ए ने ट्रांसफर की अपनी प्रॉपर्टी कि भाई बी को दे देना, और बी की लाइफ तक वो रहेगी, जब बी की डेथ हो जाएगी तो वो सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ट्रांसफर इन फेवर ऑफ बी इज प्रेजेंट ऑल्दो ही गेट्स ओनली लाइफ इंटरेस्ट। तो क्या चाहे उसको लाइफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफर जो है इन फेवर ऑफ बी ये प्रेजेंट है, बट द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी इज फ्यूचर ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए। अगली बात कि प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप ट्रांसफर कर सको। आगे फिर कंपिटेंसी टू ट्रांसफर आती है कि पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है ही मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्रांसफर, ठीक है। भाई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी तो आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते ना। तो माइनर नहीं ट्रांसफर कर सकता, माइनर ले सकता है। माइनर कैन बी ए ट्रांसफर बट ए माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू बी ए ट्रांसफरर, ठीक है। तो एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंसी डिफाइंड इन सेक्शन 11 एंड हैविंग ओनरशिप कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें केस आता है कृष्णा कुराई वर्सेस ग्रिडलेस बैंक, ये मैंने साइटेशन दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। ए माइनर कैन बी ए ट्रांसफरी बट ए माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू बी ए ट्रांसफरर। In other words, transferee need not be a competent person like transferer, ठीक है। तो जो ट्रांसफरी है उसका कोई competent to contract होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक A transferee may be a minor, insane or child in mother's womb, ठीक है। तो ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है, माइनर हो सकता है, इंसेन हो सकता है, या चाइल्ड हो सकता है इन मदर्स होम। हाउएवर अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन H सबसेक्शन 3 द पर्सन मस्ट नॉट बी ए लीगली डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफरी, ठीक है। तो लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है अंडर सेक्शन 136 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड ऑफिसर्स कनेक्टेड टू द कोर्ट आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम परचेजिंग एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। तो ये लोग जो है एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं खरीद सकते, ठीक है। आगे बात आती है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर अनलॉफुल एज पर सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होने चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस एज पर मेथड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। तो जो मेथड प्रेस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ये आराम से आप पढ़ सकते हो, खास बात नहीं। उसके बाद अब इसमें क्या है, कई बार ना मूवेबल प्रॉपर्टी को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो ये कब कब होता है? पहला तो ये है कि व्हेन ए थिंग ऑफ चैटल इज अटैच्ड और एम्बेडेड इन अर्थ, ठीक है। एक मशीनरी है, एक प्लांट है, मान लो गैस का प्लांट है, ठीक है। अब आया तो वो अलग अलग से था, ठीक है ना। हो सकता है वो ट्रक में आया होगा, ट्रेलर में आया होगा, जैसे भी आया, या रेलवे साइडिंग के थ्रू आया होगा, ठीक है। लेकिन अब उसको जमीन में गाड़ दिया गया तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ ए मशीनरी और प्लांट इज इंस्टॉल्ड ऑन द लैंड, द क्वेश्चन अराइजेस whether the machinery or the plant is movable property or immovable property, ठीक है। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक तो ये है कि मोड ऑफ एनेक्सेशन ऑफ द थिंग, मतलब वो जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है वो किस तरह से जुड़ी हुई है, और उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है। अगर मशीनरी फिक्स्ड है ऑन द लैंड परमानेंटली देन इट बिकम्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। whereas if the machinery or engine or any other thing is fixed on a temporary basis, then it will be regarded as movable property, ठीक है। Thus, where the owner of a piece of land installed a bone mill along with machinery being held by iron bars which have been dug to a considerable depth, then it is a permanent fixture, ठीक है। उसी तरह से मान लो मशीनरी हमने सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर इंस्टॉल कर दी और उसको ऐसी पोजीशन में रखा, बाय बीइंग अटैच्ड टू आयरन पिलर्स फिक्स्ड इन द ग्राउंड
it was held to be immovable property as the annexation was made by the person who owned the buildings as well as the machinery. ठीक है. अटैच टू द अर्थ का क्या मतलब है? अटैच टू द अर्थ मतलब है रूटेड इन द अर्थ. ठीक है, जिसकी जड़ें जमीन में हो, एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स. फिर एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स. ठीक है. तो अब जैसे मान लो दीवार है, दीवार में आपने खिड़की बना रखी है. अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हो भाई खिड़की आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उसको आप निकालते नहीं नॉर्मली. ठीक है. Attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. For example, fans, chattel attached to earth or building. ठीक है. आपने अपनी किचन है, किचन में एक फैन लगा रखा है, एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है ना. आपने वो वहां खिड़की थोड़ा सा कैविटी बनाई, उसके अंदर वो फैन लगा रखा, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है. Things rooted in the earth, for example, trees and shrubs, except standing timber. Things embedded in the earth. A house being embedded in the earth is immovable property. ठीक है. And this is so even if it is sold for enjoyment as a house with an option to pull it down. The mode of annexation and object of annexation. तो दो इसके टेस्ट है. एक तो है कि किस तरह से लगाई गई और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था annexation का. तो these are the two tests to determine whether it is immovable property or not. ठीक है. Attached to what is so. The attachment must be, as the section says, for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. तो ये इस जो attachment है इसका पर्पस होना चाहिए permanent beneficial enjoyment, जैसे doors हैं, windows of a house या movable parts of fixed machinery. But the attachment must be intended to be permanent. लेकिन उसकी intention permanent enjoyment की होनी चाहिए. ठीक है. तो उस केस में वो immovable property मानी जाएगी. फिर इसके बाद में कुछ स्पेशल ट्रांसफर्स इसमें आती हैं. एक तो आता है सेल. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है. जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसकी सेल जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होगी. फिर गिफ्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कवर्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. फिर मॉर्टगेज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट ही इसमें कवर्ड है, ये मॉर्टगेज. ठीक है. उसके बाद में लीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 कवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है. तो ये कुछ स्पेशल ट्रांसफर्स है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होती है. गिफ्ट जो है दोनों पर अप्लाई होती है, बाकी मॉर्टगेज, लीज और सेल जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर डिस्कस्ड है. बाकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी की वो अलग जगह डिस्कस्ड. फिर फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर क्या है? सेल की बात करता है तो सेल में कहता है इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड, पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड. ठीक है. तो जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में मूव साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली या बाद में भी मूव कर सकती है, पहले भी मूव कर सकती है. ठीक है. इसेंशियल्स, पहला देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. एक तो ट्रांसफरर या सेलर होना चाहिए, दूसरा बायर या ट्रांसफरी होना चाहिए. द सेलर एंड द बायर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन. ठीक है. अब जैसे ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट के केस में क्या होता है? ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्ट है वो अलग एक आइडेंटिटी हो गई. ठीक है ना. चाहे उस प्रॉपर्टी को ट्रस्टी ही होल्ड कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, सेटलर भी वही है, ट्रस्टी भी वही है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम जा रही है, ट्रस्टी के नाम नहीं जा रही, और वो भी इर्रिवोकेबल है. आप समझिए. तो उसमें क्या कि ट्रस्ट का पैन नंबर अलग है. एक मैनेजर है कंपनी में, अब क्या है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके बच्चे की एक्सीडेंट में हो गई डेथ. अब उसका मन दिन दुनिया से हट गया, कहता है यार कुछ नहीं, ऐसा है मैं तो जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है ना उनके लिए एक ट्रस्ट बनाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर कर. उसने एक ट्रस्ट बनाया, उसका अलग से पैन नंबर लिया, उस अपनी सारी प्रॉपर्टी उसमें ट्रस्ट में ट्रांसफर कर. अब वो चाहे तो फिर भी वापस नहीं ले सकता उस प्रॉपर्टी को. ठीक है. क्योंकि वो इर्रिवोकेबल ट्रस्ट है, चाहे रही उसके पास ही, पहले वो एज एन इंडिविजुअल थी उसके पास प्रॉपर्टी, अब एज ए ट्रस्टी. तो दो पार्टीज, ट्रांसफरर और सेलर एंड बायर और ट्रांसफरी. द सेलर एंड द बायर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन. उसके बाद द सेलर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन. जो बायर है या जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी माइनर भी हो सकता है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी. ये सेल की बात हो रही है. ठीक है. यहाँ पर सेलर और बायर की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफर अदर देन सेल नहीं हो रही. ठीक है.
It means he must be major of sound mind and not declared by law as disqualified. The seller must have a legal title or property which he wants to sell. If he does not have the title, he cannot sell it. ठीक है, जैसे एक टेनेंट है, a tenant cannot have the power to sell the tenanted property. ठीक है, जो खुद किराएदार है वो टेनेंटेड प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, नेचुरल है. द बायर मस्ट ऑल्सो बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो बायर है वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए. एंड ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू बाय ए प्रॉपर्टी. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर, ये हम सेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर क्या है कि इसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो दूसरे एक्ट से गवर्नड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से. एज सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज डेल्ट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, आगे चलते. फिर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है इट मस्ट बी पेबल इन मनी ओनली. द प्राइस मस्ट बी असर्टेन्ड एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एंटर्ड इनटू. भाई आप प्राइस असर्टेन कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे आगे हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन भी करवाना है. तो जब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसमें वैल्यू भी लिखनी है. द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द होल कंसिडरेशन इज पेड मेक्स नो डिफरेंस. तो पेमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन अमाउंट असर्टेन कर लो. ठीक है, चाहे पेमेंट आपने पहले कर दी हो, बाद में कर देना, जैसे मर्जी. ठीक है, इवन ट्रांसफर के टाइम पे भी पेमेंट करना जरूरी नहीं है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट मस्ट बी द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी which shall be transferred. The property must be the one which is transferable. तो जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफरेबल भी होनी चाहिए. उसके बाद मोड और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी टेंजिबल है और उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो ऑप्शन है, या तो डिलीवरी से ट्रांसफर कर दो या बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करो. ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है और वैल्यू उसकी 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो फिर सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है. ठीक है, उसके बाद में व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर. इसका मतलब जो भी, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में लीजिए कि अगर टेंजिबल है, वैल्यू 100 से ज्यादा है या 100 के बराबर है तो कंपलसरी है बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड. ठीक है, और इंटेंजिबल में भी 100 या उससे ज्यादा है तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है. ठीक है, उसके बाद में ये कहता है कि भाई इंटेंजिबल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या शामिल नहीं है. एज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस कन्वेइंग ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू टाइटल और इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ द ट्रांसफरी. इफ न्यू टाइटल और इंटरेस्ट हैज नॉट बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी, the property cannot be said to be conveyed. ठीक है, अगर कोई नया टाइटल आया ही नहीं इसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई ही नहीं. दस नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. पार्टीशन, पार्टीशन में क्या है भाई, हम 5 भाई हैं. ठीक है, 5 भाइयों की पास पहले प्रॉपर्टी थी, मान लो हमारे पेरेंट्स के नाम थी, अब हमारे नाम आ गई. ठीक है, तो हम पहले भी उसमें को शेयरर थे. तो पार्टीशन में क्या हो रहा है कि कुछ नई चीज नहीं आ रही. नथिंग न्यू इज ऑब्टेन्ड बाय को शेयरर ऑन पार्टीशन, तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. His specific share which vested in him earlier is simply separated. ठीक है भाई, पहले भी 5 को मिलनी थी, अब क्या है कि वो सेपरेट हो गया बस, इसलिए उस पर कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगती. चार्ज, the only right created in a charge is a right to payment out of the property subjected to charge. ठीक है, अब चार्ज में क्या हो रहा है, मान लो किसी प्रॉपर्टी का चार्ज दे दिया, the only इसमें जो राइट जो क्या क्रिएट हो रहा है, राइट हो रहा है राइट टू पेमेंट. ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज. दस इट इज नॉट ए ट्रांसफर. तो इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही. इसमें केस है गोविंद चंद्रा वर्सेस द्वारकानाथ. तो उसके बाद जैसे रिलिंक्विशमेंट है, रिलिंक्विशमेंट में क्या होता है, मान लीजिए 5 भाई हैं, 2 बहनें, दोनों बहनें कह देती हैं भाई हमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए. ठीक है, वो एक रिलिंक्विशमेंट डीड साइन कर देती हैं, तो भाई हम अपना हिस्सा भाइयों के फेवर में छोड़ दें. ठीक है, क्योंकि हमारी शादी हो गई, हमें वहां से अपना मिल जाएगा, हमें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा भाई बहनों का प्यार बना रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो वो रिलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू होता है. तो ये क्या है, हमने अपना राइट छोड़ दिया. ठीक है ना, एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ट्रांसफर. आगे, thus a relinquishment by a revisioner of his revisionary interest does not amount to transfer. इसमें केस आता है बराती लाल वर्सेस सालिग्राम. But if the person in whose favor the release is executed gets certain right by virtue of such release,
द ट्रांजैक्शन में अमाउंट टू ए ट्रांसफर। लेकिन अगर उसको कुछ बाय वर्च्यू ऑफ सच रिलीज कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो फिर ट्रांजैक्शन में अमाउंट टू ट्रांसफर। तो इसमें ये केस लॉ है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें सरेंडर। सरेंडर भी ट्रांसफर नहीं है, ठीक है ना। तो कोई रिलिक्विशमेंट या कोई पार्टीशन या कोई सरेंडर ये ट्रांसफर में नहीं आते। इट इज नॉट अ ट्रांसफर एज इट इज, क्योंकि नया कोई राइट क्रिएट नहीं हो रहा। जब तक तो कोई नया राइट क्रिएट नहीं हो रहा, वो राइट पहले से ही था। इट इज नॉट अ ट्रांसफर, इट इज द मैनेजर ऑफ ए लेसर एस्टेट विद अ ग्रेटर वन, ठीक है। तो मैनेजर नहीं है, मर्जर होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। तो ये होगा यहाँ मर्जर। वो कई बार क्या करते हैं टाइपिंग में कर देते हैं। चलो, मर्जर ऑफ ए लेसर एस्टेट विद अ ग्रेटर, ठीक है। हाँ, आगे चलो। विल में क्या होता है? विल बिकॉज इट ऑपरेट्स फ्रॉम द डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, while the definition contemplates a transfer by a living person, will does not fall within the definition of transfer। तो will भी जो है वो ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं आती। तो विल भी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न नहीं होती, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, अब कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो भी सकता है ट्रांसफर और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब ऐसा है, मान लो मैंने किसी बंदे से कुछ पैसे लेने थे, ठीक है। आई वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सम मनी फ्रॉम सम पर्सन, ठीक है। वन ऑफ द पार्टीज टू सेटलमेंट गिव्स अप, मैं उस क्लेम को अपना छोड़ देता हूँ, ठीक है। इन कंसिडरेशन ऑफ द लेटर्स गिवन अप द राइट टू सर्टेन प्रॉपर्टी क्लेम्ड बाय हिम, इट वुड अमाउंट टू ट्रांसफर। अब कोई प्रॉपर्टी जो उसके पास थी उस पर अपना राइट छोड़ देता है। मैंने पैसे छोड़ दिए, उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, तो ये ट्रांसफर मान ली जाएगी, ठीक। फिर फैमिली अरेंजमेंट, सेटलमेंट। ए फैमिली सेटलमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग एन एंड टू डिस्प्यूट्स अमंग फैमिली मेंबर्स डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर। तो ये भी ट्रांसफर में नहीं आता। नॉट बीइंग एन एलिनिएशन, इट डज नॉट अमाउंट टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंटरेस्ट, ठीक है। 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने आपस में एक फैमिली सेटलमेंट डीड साइन कर ली कि भैया ये जो है हमारा इस तरह से बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी जो है ट्रांसफर में नहीं आएगा, उस पर सेपरेटली कोई स्टैंप ड्यूटी पेबल नहीं होती। उसके बाद द प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती? द जनरल रूल इज दैट एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। पहला, चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट, ठीक है। मैं हूं, मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि भैया ऐसा है, ये बापू के मरने के बाद तो मेरी है ना, तो मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ किसी तीसरे को। नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चांस है, अभी मैं मरा ही नहीं, ठीक है ना। तो चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट। ये ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट में ये होता है कि मान लो 2 मकान है, एक मकान पीछे है, एक मकान आगे है, ठीक है। वो एक के पीछे एक मकान बना हुआ है, उसमें से उसने थोड़ा सा उसको रास्ता दे दिया दूसरे मकान, पीछे वाले मकान वाले को, कि भाई ऐसा वो ऊपर से छत से तो निकलेगा नहीं, वो उसको जाने के लिए रोड पे रास्ता दे दिया। इसको कहते हैं ईजमेंट। इसके अलावा ईजमेंट क्या होता है? कई बार दूसरे मकान में कोई खिड़की खुल रही है, ठीक है, कोई हवा पानी का इंतजाम है, इस तरह से, इसको कहते हैं ईजमेंट। तो ये जो अगर ईजमेंट किसी के पास है, कोई राइट ऑफ वे है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, कोई फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है। मान लो विडो को कोई फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट मिला, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। राइट टू सू, मेरे पास किसी को सू करने का राइट है, मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस, सैलरी एंड पेंशन, तो ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके बाद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी चांस ऑफ हेयर अपेरेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी इन फ्यूचर थ्रू सक्सेशन, ठीक है। अब ए जो है ओनर है प्रॉपर्टी, बी उसका बेटा, बी इज द अपेरेंट हेयर, ठीक है, ऑफ ए दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच बी होप्स टू गेट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। तो जब तक ए जिंदा है तब तक बी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री का मतलब क्या है? इट मींस राइट ऑफ लेसर टू रिक्लेम द लीज्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम लेसी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कंडीशन।
तो इट इज पर्सनल बेनिफिट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एग्जांपल से ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट, ईजमेंट का मैंने एग्जांपल समझा दिया आपको। ठीक है ना, कि उसको वहां से जाने का रास्ता है, तो इस रास्ते को वो ट्रांसफर, इस रास्ते के जो राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ये है सर्टेन राइट्स एंजॉयमेंट ऑफ विच इज रिजर्व्ड फॉर सर्टेन पर्सन। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। जैसे मान लो पुजारी है, अब एक मंदिर में उसको पूजा करने का अधिकार है, सारा जो चढ़ावा आता है वो उसको मिलता है। अब ये वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने बेटे को। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा ही वही मंदिर में बैठेगा, लेकिन ये मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट ऑफ विडो, क्योंकि इसमें एक ये बात भी लिखी है कि अगर कोई पर्सनल एग्रीमेंट से कोई भी चीज हो रही है तो वो इसका पार्ट नहीं होती, उसको इफेक्चुअल नहीं माना जाता। ठीक है, आपस में जो मर्जी अरेंजमेंट हो जाए। इसी तरह से राइट ऑफ विडो अंडर हिंदू लॉ टू रेजिडेंस। ठीक है, अब हिंदू लॉ में क्या है कि अगर कोई विडो हो जाती है तो उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते घर से। ठीक है, तो उसको रेजिडेंस का अधिकार है। फिर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अब मान लो कोई किसी को फ्यूचर मेंटेनेंस मिल रहा है, ये पर्सनल बेनिफिट है। ठीक है, तो हाउएवर एरियर्स ऑफ पास्ट मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर। लेकिन कोई एरियर है अगर पास्ट मेंटेनेंस के, तो उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद में एग्जांपल आता है कि द राइट ऑफ ए हिंदू विडो टू मेंटेनेंस इज अ पर्सनल राइट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये जैसे हिंदू विडो का राइट है मेंटेनेंस का, ये पर्सनल राइट है, इसको ट्रांसफर नहीं कर। राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, स्टाइपेंड पेंशन नहीं ट्रांसफर हो सकती। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी ट्रांसफर ऐसे किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए नहीं हो सकती। ऑक्यूपेंसी राइट्स, ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स, भाई मैं किराएदार हूँ, ठीक है, अब मैं उस मकान में रह रहा हूँ, तो मैं इस राइट को, जो मेरा रहने का अधिकार है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, टेनेंट कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट ऑफ टेनेंसी एंड फार्मर कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू लैंड इफ ही हिमसेल्फ इज अ लेसी। तो जो लैंड का राइट है अगर लीज पर ले रखी है तो उसको ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। उसके बाद एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल दैट प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय लिविंग पर्सन एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। हम जनरली तो ये कहते हैं भाई प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय ए लिविंग पर्सन एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन इसमें क्या है, जनरली प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ट्रांसफर टू लिविंग पर्सन एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, जो पैदा ही नहीं हुआ, भाई हम हिंदू हैं, ठीक है, अब हमें लगता है यार ठीक है हमारे मरने के बाद जो है हमारे पोते को मिल जाए, हमारे बेटे को मिल जाए, अभी पोता पैदा भी नहीं हुआ पर हमारी इमोशंस है यार हमारी प्रॉपर्टी जो है ना पुश्तों तक चलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द बेनिफिट। ठीक है, उनको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती जो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसफर तो लिविंग पर्सन को ही हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को चली जाए और मेरे बेटे के बाद जब मेरा पोता पैदा होगा तो उसको चली जाए जब वो मेजर होगा। ठीक है, ये है, या मेरे दोस्त को चली जाए, मेरे दोस्त से जो है जब मेरा पोता पैदा होगा उसको चली जाए। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये क्या कहता है, सेक्शन 13 ये कहता है वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऐसे बंदे के लिए हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है जो कि है ही नहीं, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उससे पहले हम किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। आगे पढ़ेंगे इसको। सेक्शन 13 गिव्स इफेक्ट टू द जनरल रूल दैट a transfer can be effected only between living persons. There cannot be a direct transfer to a person who is not in existence or is unborn. मैं चाहूं भी तो अपने पोते को जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करनी पड़ेगी कि भाई बेटे से पोते के नाम आ जाए। मुझे बेटे पे विश्वास नहीं है, मैं किसी अपने दोस्त को ट्रांसफर कर सकता हूँ कि भाई मेरे दोस्त से मेरे पोते को आ जाए। ठीक है, so this is the reason why section 13 uses the expression transfer for the benefit of and not transfer to unborn. ठीक है, a child in the mother's womb is considered to be a competent transferee. तो
जो बच्चा मदर के माँ के गर्भ में आ चुका है उसको कंपिटेंट ट्रांसफर मान लिया गया. तो प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ चाइल्ड इन द मदर्स वomb बिकॉज द चाइल्ड एग्जिस्ट्स at that time but not to an unborn person who does not exist even in the mother's womb. ठीक है, लेकिन जो बच्चा माँ के पेट में भी नहीं आया उसके नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता. इसमें भी दोनों में फर्क है. ठीक है, तो एवरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी involves the transfer of interest. As soon as the property is transferred, the transferor is divested of that interest and the interest is vested in the transferee. For vesting of interest, therefore, it is necessary that the transferee must be in existence. Otherwise, the interest will remain in abeyance till the transferee comes into existence. This is against the very concept of an interest. ठीक है, तो इसलिए ये इंटरेस्ट की वेस्टिंग के लिए जरूरी है जो ट्रांसफरी है मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. अदरवाइज द इंटरेस्ट विल रिमेन इन अबेयंस टिल द ट्रांसफरी कम्स टू एग्जिस्टेंस. तो दिस इज अगेंस्ट द वेरी. तो इसमें दोनों में डिस्टिंक्शन किया whether a child is there in the mother's womb or not. ठीक है, if the child has entered the mother's womb, then property can be transferred. If a child has not entered in the mother's womb, then property cannot be transferred. So section 13 provides that the property cannot be transferred directly to an unborn person, but it can be transferred for the benefit of an unborn person. ठीक है, तो उसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो सकती है. So section 13 provides a mechanism for a specific mechanism for transferring property validly for the benefit of unborn person. तो यहाँ पर एक स्पेशल उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया गया. क्या प्रोसीजर है? पहला, the person intending to transfer the property for the benefit of an unborn person should first create a life estate in favor of a living person. भाई कोई भी जिंदा है, ठीक है, आप पोते के नाम ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, आप बेटे के नाम कर दो, बेटा जिंदा है ना, बेटे के नाम नहीं करना चाहते किसी दोस्त के नाम कर दो, उसके बाद में उसको मिल जाएगा. लेकिन उसके बाद में जब उसको मिले तो उसमें एब्सोल्यूट एस्टेट होनी चाहिए. ये नहीं कि उसको भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते भैया ऐसा है पहले तो प्रॉपर्टी मेरे दोस्त के नाम ट्रांसफर कर दो, मेरे दोस्त से मेरे बेटे के नाम कर दो, लेकिन मेरे बेटे को एब्सोल्यूट, मेरे पोते को एब्सोल्यूट ट्रांसफर मत करना, उसको भी सिर्फ लाइफ टाइम के लिए करना. वो नहीं, वो इसका मतलब गाय की रस्सी आपने छोड़ी नहीं ना, रस्सी तो आपके पास ही है. फिर वो ये बात. The person intending to transfer the property for the benefit of an unborn person should first create a life estate in favor of a living person and after it an absolute estate in favor of the unborn person. Till the person in whose favor a life interest is created is alive. ठीक है, आपने कह दिया भैया ऐसे मेरे दोस्त के नाम कर दो जब तक वो जिंदा है. He would hold the possession of the property, enjoy its usufruct, that is enjoyment of the property. ठीक है, मान लो उस प्रॉपर्टी से कोई किराया आ रहा है तो वो किराया भी वो एंजॉय करता रहेगा. During his lifetime, if the person who on the date of creation of the life estate was unborn is born, ठीक है, अब अगर उसके जिंदा रहते हुए वो बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, मान लो मेरा दोस्त अभी मरा नहीं, मेरा दोस्त अभी जिंदा है, ठीक है, तो उसके रहते ही मेरा पोता पैदा हो गया, तो द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी को इमीडिएटली वेस्ट है. ठीक है, लेकिन उसको पोजेशन कब मिलेगा? पोजेशन मिलेगा ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ होल्डर. ठीक है, पोजेशन उसको डेथ ऑफ द लाइफ होल्डर पे मिलेगा, जब मेरे दोस्त की डेथ पे मिलेगा, लेकिन जो टाइटल है वो उसके पास इमीडिएटली आ जाएगा. As far as the creation of a prior interest is concerned, first the property is given for life to a living person. तो पहले किसी जिंदा आदमी को देनी पड़ेगी. It is not necessary that life interest should be created in favor of only one living person. आप ये भी कह सकते हो कि भैया ऐसे है पहले मेरे ए दोस्त को मिल जाए, फिर बी को मिल जाए, फिर सी को मिल जाए, फिर डी को मिल जाए, ठीक है, उनकी लाइफ तक. उसके बाद में जब मेरा जो बी का जो अनबॉर्न चाइल्ड है जो तब तक पैदा हो जाएगा तब उसको मिल जाए. ऐसा भी कर सकते हैं कि एक से दूसरे लिविंग पर्सन को भी चेंज चला सकते हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाइफ इंटरेस्ट शुड, क्योंकि ऐसा ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, मान लो मेरा बेटा ये भी 5 साल का, ठीक है ना, अब मेरे बेटा कब बड़ा होगा, कब उसकी शादी होगी, कब उसका पोता होगा, है ना, तो तब तक हो सकता है जिस दोस्त को मैंने ट्रांसफर करी वो भी टपक जाए. ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो एक से ज्यादा की भी चेन बना सकते हैं. तो एज फार एज द क्रिएशन ऑफ ए प्रायर इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, फर्स्ट द प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर लाइफ टू ए लिविंग पर्सन. It is not necessary that life interest should be created in favor of only one living person. The transfer is competent to create successive life interests
इन फेवर ऑफ सेवरल लिविंग पर्सन एट द सेम टाइम। ये भी ट्रांसफरर होना चाहिए यहाँ, वो मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक कर लेंगे, थोड़ा बहुत कोई गलती होगी तो। So the transferor is competent to create successive life interest in favor of several living person। ठीक है, मैंने एग्जांपल से समझा दिया आपको। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, उसके बाद सी को मिल जाए, फिर डी को मिल जाए, और डी के बाद जो है बी के अनबॉर्न चाइल्ड को मिल जाए। ऑन बी's डेथ द पोजीशन वुड बी टेकन बाय सी, सी के बाद डी को मिल जाएगी। ऑन डी's डेथ द पोजीशन वुड गो टू बी's चाइल्ड। ठीक है, हु शुड हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय दिस टाइम। ठीक है, अगर वो है ही नहीं, मान लो बी का कोई बच्चा हुआ ही नहीं, तो प्रॉपर्टी ए को वापस आ जाएगी इफ ही इज अलाइव एल्स, और अगर वो जिंदा नहीं है, ए भी जिंदा नहीं है, तो उसके जो लीगल हेयर है उनके पास आ जाएगी। ठीक है, तो नो लाइफ इंटरेस्ट फॉर एन अनबॉर्न पर्सन बट ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो अनबॉर्न पर्सन है उसके लिए आप लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जो लिविंग है उसका तो लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हो, जो अनबॉर्न है उसके लिए लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। मेन बात ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। So as far as the unborn is concerned, no life interest can be created for the benefit of an unborn person. ठीक है, so section 13 specifically prohibits that by the use of the expression the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. ठीक है, कई बार क्या होता है पढ़ने से इतना समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। इट मीन एक बार क्लैरिटी आ जाए तो फिर पढ़ना बहुत आसान है। इट मीन द ट्रांसफर, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा पिकअप कर लेंगे ना तो फिर बाद में थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। इट मींस दैट द ट्रांसफर मस्ट कन्वे टू द अनबॉर्न पर्सन व्हाटएवर इंटरेस्ट ही हैड इन द प्रॉपर्टी विदाउट रिटेनिंग एनीथिंग विद हिम। ठीक है, अब गाय की रस्सी पूरी कभी ना कभी छोड़नी पड़ेगी आपको। नो लिमिटेड एस्टेट कैन बी कन्फर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन इफ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सेटल्ड फॉर हिम द सेम वुड बी वॉइड। तो ऐसा वॉइड होगा, मतलब मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि भैया ऐसे पहले प्रॉपर्टी मेरे ए दोस्त को मिल जाए, फिर बी को मिल जाए, फिर सी को मिल जाए, फिर डी को मिल जाए, फिर मेरे पोते को मिल जाए सिर्फ उसके लाइफ टाइम के लिए। नहीं, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन द ट्रांसफरर फर्स्ट गिव्स ए लाइफ इंटरेस्ट टू एन एग्जिस्टिंग पर्सन। After transferring it, he retains with him the remaining interest of the property. This remaining interest with the transferor must be given to the unborn. ठीक है, so after the termination of prior life interest, the unborn gets the whole or absolute interest in the property. I hope I am clear. आगे चलते हैं। एक तो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ये क्या है कि it is basic rule of transfer of property that one must enjoy the property absolutely during his lifetime. ठीक है, so one cannot be deprived of his right of enjoyment in respect to the property as he likes in his lifetime. The policy of the law has been to prevent property from being tied up forever. ठीक है, तो perpetuity is an interest which will not vest till a remote period. One cannot postpone the vesting of the property in the transferring beyond a certain limit. The period for which vesting may be lawfully postponed is called perpetuity period. ठीक है, so no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong. ठीक है, the following conditions must be satisfied to attract section 14. तो section 14 क्या कहता है? एक तो ये कहता है कि एक ट्रांसफर होनी चाहिए, दूसरा ट्रांसफर से क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, और ये अनबॉर्न पर्सन ये इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। ठीक है, तो जो भी लिविंग पर्सन हैं जब वो एक्सपायर हो जाए तब तक वो पैदा हो जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएटेड मस्ट टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अभी मेरा बेटा ही छोटा है, मेरा बेटा ही 5 साल का है। ठीक है, मैं चाहता हूं अपने पोते के नाम प्रॉपर्टी अल्टीमेटली आए, तो मैं कहूंगा भाई ऐसे मेरे 4 दोस्त हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी के पास आ जाए, तब तक मेरा पोता पैदा हो गया होगा, तब उसको चली जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रिएटेड मस्ट टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्संस लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, द वेस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी may be postponed only up to the life or lives of living persons plus the minority of the ultimate beneficiary but not beyond that. लेकिन उसके beyond नहीं जा सकते। ठीक है,
जब तक मेरे दोस्त जिंदा है, ठीक है। उसके बाद में वो जब तक मेरा बेटा माइनर है तब तक, ठीक है। जब मेरा बेटा मेजर हो गया तब नहीं हो सकता। उसके बाद में प्रॉपर्टी उसके नाम जानी पड़ेगी और पूरी तरह जानी पड़ेगी, सिर्फ उसमें लाइफ इंटरेस्ट नहीं फिर क्रिएट कर सकते, ठीक है। आगे चलते सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि परपेचुइटी मींस कंटिन्यूइंग फॉरएवर। रूल प्रोवाइड द नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। एक मिनट, आज तो ना उसको आईएसएन वाला देख लो, मैंने कुछ तो कर दिया उसे, आईएसआईएन वाला वो रिमूव करो। सेक्शन 14 परपेचुइटी मींस कंटिन्यूइंग फॉरएवर। परपेचुइटी का मतलब ये है कि हमेशा कंटिन्यू। रूल प्रोवाइड्स दैट नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट व्हिच इज टू टेक इफेक्ट after the lifetime of one person at the rate and the minority of some person who shall be registered and expired for that period and to whom if attains the interest created is to belong। तो ये है, ये सब बातें डिस्कस कर ही चुके हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। ये वही चीज है। फिर भाई ये ने कहा पहले बी को चली जाए, फिर सी को चली जाए, फिर डी को चली जाए, फिर जो बी का अनबॉर्न है उसको चली जाए, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होगा, बी जो है वो अलाइनेट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका लाइफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से सी या डी और या बी और सी के सन भी जो है अलाइनेट नहीं कर सकते। व्हेन द प्रॉपर्टी फाइनली वेस्ट इन डी सन ओनली ही विल बी एंटाइटल्ड टू अलाइनेट द प्रॉपर्टी। तो अब इसमें ये भी है कि परपेचुइटी का बिना रूल है। तो परपेचुइटी में रूल में क्या है, वो कहता है इसमें इंडिया और बाहर में फर्क है। तो परपेचुइटी कब तक हो सकती है? एक तो हो सकती है लाइफ और एनी नंबर ऑफ लिविंग्स इन बीइंग प्लस पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्लस माइनॉरिटी पीरियड ऑफ द अनबॉर्न बेनिफिशियरी। और इंग्लिश लॉ में क्या है, लाइफ और लाइफ इन बीइंग प्लस पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्लस माइनॉरिटी पीरियड। और जो माइनॉरिटी पीरियड है वो इंडिया में 18 ईयर्स है और 21 ईयर्स इंग्लिश लॉ में, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा ये कंपैरिजन दिया इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ का। इसको अगर आप को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये केस लॉ है। कई बार क्या होता है, 2-4 स्लाइड ना हम और एक्स्ट्रा डाल देते हैं उसमें, ताकि जिसको ज्यादा इंटरेस्ट हो तो और पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि ना, अब जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे यहाँ पर भी कोर्स में है, इंसॉल्वेंसी के लिए भी कोर्स में है, कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी इस स्लाइड्स को रेफर कर लेते हैं, तो ये सबका काम हो जाता है इसी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या है? सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, ठीक है। अब सेल हो रही है जो कि ओनर नहीं है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। ठीक है। अगर कोई ऐसा आदमी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है जो कि उसका ओनर ही नहीं है, बहुत सारे लोग धोखे से सेल कर देते हैं, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए प्रॉपर्टी के, कलर्ड फोटोस्टेट करवाई और उसके बेस पे कर लेते हैं, या उसके बेस पर लोन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफर नहीं आएगी, ठीक है। प्रोवाइड, लेकिन इसमें यह है कि अगर एजेंट है, एजेंट के पास अथॉरिटी है उन चीजों को बेचने की, तो ये आप जनरल चीजें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर के पास सोल पोजीशन, 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से एक भाई उस मकान में रहता है, वो कह देता है भाई ऐसा है, मैं ही इस मकान, इस प्रॉपर्टी का मालिक, ठीक है। तो अब ये, लेकिन किसी ने अगर उससे गुड फेथ में खरीद ली, ठीक है ना, तो एंड नाउ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी ऑफ सेल, ठीक है। तो इस केस में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बात यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट, इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द को-ओनर्स, ठीक है। अगर परमिशन है को-ओनर्स की तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ जनरल चीजें हैं, ये दोनों के लिए। देखिए ऐसा है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों के लिए काम कर रहा है। कुछ सेक्शंस हैं जो सिर्फ इमूवेबल से रिलेट करते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो
दोनों से रिलेटेड। उसके बाद सेल बाय पर्सन, जैसे सेल की बात आ रही तो यहाँ पर इमूवेबल की ही बात हो रही है, और सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक आदमी ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉपर्टी है उसके पास। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें पहले ही मालूम है, ठीक है, फ्रॉड, कोएर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब उसने पोजीशन लिया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंट नहीं हुआ, बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा अगर उसने गुड फेथ में खरीदी और उसको सेलर के डिफेक्टिव टाइटल का पता नहीं था। तो ये है कि जो प्रॉपर्टी लेने वाला है उसको भी ये देखना है कि जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो गुड फेथ में खरीद रहा है या उसको नॉलेज है सेलर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल की। तो ये चीजें विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, ठीक है। अब क्या है कि सेल हो चुकी है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सेल के बाद में पोजीशन किसके पास चला जाता है, बायर के पास। लेकिन मान लो अभी पोजीशन सेलर के ही पास है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है उसने अभी पेमेंट ही ना की हो बायर ने। तो वेर ए पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स continues or in possession of the goods or of the documents of title to the goods, the delivery or transfer, ठीक है। तो इस केस में भी ये बेसिकली बात वही है, 3-4 चीजें इसमें होती है, ठीक है। एक तो देखते हैं टाइटल ऑफ गुड्स क्या है, उसके बाद में उसको नॉलेज थी, बायर को नॉलेज थी या नहीं थी, उसने गुड फेथ में खरीदी कि नहीं खरीदी, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफर टाइटल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे वो लियन हो चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो, सब में वही चीजें चलती है। उसके बाद में फिर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर आते हैं कि सेलर की क्या ड्यूटी है, बायर की क्या ड्यूटी है। भाई सेलर की ड्यूटी ये है कि अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, पता चले उस प्रॉपर्टी के नीचे लैंड माइन्स बिछी हुई है, ठीक है, वो नक्सलाइट एरिया में प्रॉपर्टी है, उसको मालूम है कि उसके नीचे लैंड माइन्स बिछी हुई है, तो उसको ये ऐसा डिफेक्ट उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई सेलर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है तो वो बताना पड़ेगा जिसके बारे में बायर अवेयर ना हो, या फिर बायर जो है वो ऑर्डिनरी केयर से डिस्कवर ना कर सके, ठीक है। अब मान लो कोई नाला जो है, नाले का पाइप जा रहा है उस प्रॉपर्टी के नीचे से, वो दूर से ही नजर आता है कि भाई ये जो नाले का पाइप है इस प्रॉपर्टी के नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बायर ऑर्डिनरी डिस्कवर कर सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो बायर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उस चीज को डिस्कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो सेलर को बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसको टाइटल डीड्स देनी पड़ेगी कि भैया ये टाइटल डीड्स है देख लो। अगर क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, कई बार वो बायर पूछता है कि भाई ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, कई बार उसके वो सेट भी उसके पास ही होता है। नॉर्मली क्या होता है प्रॉपर्टी जैसी ट्रांसफर होती है, मान लो 5 लोगों से ट्रांसफर आई, ए के पास बी, ए से बी, बी के पास, तो वो सारे के सारे सेट दे देते हैं, ठीक है। ये चीज फिर उसके अलावा क्या है कि इसको प्रॉपर कन्वेंस देनी है, ठीक है ना, कन्वे करनी है प्रॉपर्टी टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड। अब सेल हो गई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, तो सेलर को उस प्रॉपर्टी की उतनी ही देखभाल करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट की जितनी की ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक, ठीक है, सिंपल है। स्टैट्यूटरी चार्जेस है अगर ड्यूटी के तो वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी सेलर को, ठीक। सेलर्स लायबिलिटी, अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, सेल हो चुकी तो सेलर की क्या लायबिलिटी है, पोजेशन देना है, ठीक है, इम्प्लाइड कोवेनेंट फॉर टाइटल देना, ठीक है। अब उसमें क्या है कि सेलर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर दैट द इंटरेस्ट विद द सेलर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर। भाई सेलर एक प्रोफेस करता है, सेलर ये दिखाता है कि मेरे पास टाइटल है ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो वो टाइटल होना चाहिए और उसके पास पावर होने चाहिए उस टाइटल को ट्रांसफर करने की, ठीक है। Provided that where the sale is made by a person in a fiduciary character, he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done no act whereby the property is encumbered or whereby he is hindered from transfer, ठीक है। उसके बाद में उसको टाइटल डीड्स देनी है जब उसको पैसे मिल जाए, ठीक। अब सेल कंप्लीट हो गई, सेलर की लायबिलिटी क्या है। अब अगर मान लो डिफरेंट बायर्स हैं, मान लो 5 बायर हैं, अब प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट तो एक ही है उसके पास, ठीक है ना। तो बायर्स ऑफ द होल द लॉट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू सच डॉक्यूमेंट। अब वो कहेगा भाई ऐसा है, तुम जैसे 2 भाई हो, ठीक है ना,
तो जिसका एक का मान लो 80% पोर्शन है, दूसरे का 20 है, तो जो 80 वाला उसको मैं दे देता हूँ, तुम आपस में देख लेना, या दूसरे को कॉपी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। बट इन केस द सेलर एंड केस द बायर ऑफ द लॉट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू इज बाउंड upon every reasonable request by the buyer or by any of the other buyers, ठीक है, and the cost of person making the request to produce the document furnish, उसको ट्रू कॉपी दे देगा, ठीक है। ये है, आगे चलते हैं। सेलर्स राइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई तो सेलर का क्या राइट है, ये तो ड्यूटीज हमने पढ़ ली, अब सेलर के राइट भी देख लेते हैं। भाई अगर सेल कंप्लीट नहीं हुई तो जो भी रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी का, कोई प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो सेलर का राइट है। चार्ज अपॉन प्रॉपर्टी, अगर उसको पैसे ही नहीं मिले तो उसका चार्ज भी है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। बायर लायबिलिटी, बायर की लायबिलिटी क्या है? बायर की लायबिलिटी हम दो पार्ट में देख लेते हैं, एक तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल है, एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल है। तो बायर की लायबिलिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल क्या आती है? एक तो ये है कि भाई सेलर को वो बताए अगर कोई नेचर या एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ विच द बायर इज अवेयर। अब बायर को पता है कि कोई उस सेलर का उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन सेलर को उस चीज का पता नहीं है, तो बायर की ड्यूटी है उसको बताए, ठीक है, एंड विच मटेरियली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट, ठीक। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एक क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या हुआ कि वो कलकत्ता में उनकी जमीन है, अब उनके जमीन के नीचे कोयले की खानें निकली है, तो उनको काफी पैसा मिला गवर्नमेंट से। तो कई बार मान लीजिए एक जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो रह रहा है बाहर, ठीक है, वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, पीछे से पता चलता है गवर्नमेंट को भाई इनके जो प्रॉपर्टी के नीचे तो कोयले की खाने हैं। अब बायर उससे कांटेक्ट करता है सेलर से, भाई वो बाहर बैठा है, जो मान लो इंडोनेशिया में बैठा है, भाई ऐसा है तुम्हारा वो प्लॉट है, वो प्लॉट मैं खरीदना चाह रहा हूँ, वो लेकिन उसको वो ये बात नहीं बताता कि भाई ये कोयले की खान तुम्हारे यहाँ से निकली है और गवर्नमेंट जो है इसके बदले में तुम्हें कुछ कंपनसेशन देने वाली है, ठीक है। तो उसकी ड्यूटी है बताना, बायर की ड्यूटी, जो सेलर को नहीं पता। To pay or tender at the time and place of completing the sale the purchase money to the seller or such person as he directs, ठीक है। तो परचेज मनी देनी सेलर को, या जिसको देने किसी और ने सेलर को देनी है, सेलर कहेगा भाई ऐसा है, ये जो तुमने पैसे मेरे को देने ना इस प्रॉपर्टी के, ये मेरी बजाय मैंने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रखा है, तो उसको दे दो डायरेक्टली, बैंक को दे दो, ठीक है। Provided that when the property is sold free from encumbrances, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrances on the property existing at the date of sale and shall pay the amounts to retain to the persons who are entitled, ठीक है। उस प्रॉपर्टी कोई इनकम्बरेंस है, प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, तो बायर उतना प्राइस मनी रिटेन कर सकता है, वो बैंक को डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। बायर की लायबिलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल, सेल कंप्लीट हो गई तो बायर की क्या लायबिलिटी? अब अगर ओनरशिप पास हो चुकी है बायर, तो अगर कोई लॉस हो जाता है बाय डिस्ट्रक्शन, बाय इंजरी या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, तो बायर को बियर करना पड़ेगा। वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज पास टू द बायर एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस, ठीक है। अब सेल कंप्लीट हो चुकी तो बायर की ड्यूटी है, कोई भी अगर चार्जेस वगैरह पेएबल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल मनी इज ड्यू एनी इनकम्बरेंसेस सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड द इंटरेस्ट देयरऑन आफ्टरवर्ड्स एक्रूइंग। तो अगर कोई इनकम्बरेंसेस है या उसका कोई इंटरेस्ट है, उसने उस लोन के साथ ही बेचती प्रॉपर्टी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कुछ लोन चल रहा था, ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें 50 लाख का लोन चल रहा था, क्या है भाई ऐसा है मैं लोन समेत ही तुम्हें दे देता हूँ, लोन भी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोन उसके नाम ट्रांसफर हो गया बायर के नाम में, तो वो उसके अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको देना, ये है बायर्स राइट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल। अब बायर के राइट क्या है? अभी सेल कंप्लीट नहीं हुई, पहली तो ये है कि भाई अगर ओनरशिप पास हो गई उसको, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई है या इंक्रीज इन वैल्यू है, ठीक है, तो where the ownership of the property has transferred to him to the benefit of any improvement in or increase in value of the property and to the rents and property profits thereof। तो अगर कोई increase in value वो seller को देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, unless he is improperly declined to accept delivery of the property to a charge on the property as against the seller and all persons claiming under him to the extent of the seller's interest in the property for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and for interest on such amount, and
when he properly declines to accept the delivery, also for the earnest and for the cost awarded to him of a suit to compel specific performance of the contract or to obtain a decree for its rescission. ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि अगर सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई और उसने कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, बायर ने क्या किया, बायर ने कुछ पैसे दे दिए सेलर को एडवांस, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एंड व्हेन ही प्रॉपर्ली डिक्लाइन्स टू एक्सेप्ट द डिलीवरी also for the earnest and for the cost awarded to him of a suit to compel specific, और उस केस में क्या हुआ कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये वहां बात कर रहा है कि बायर का क्या राइट होगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल में ये है कि अगर कोई इंक्रीमेंट हो गया तो उसको एंटाइटलमेंट है, ठीक है ना, नेचुरली बायर ही रखेगा उस चीज को। फिर मॉर्टगेज क्या है, मॉर्टगेज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, डेफिनेशन एंड नेचर। अब ये तो हो गया हमारा सेल, अब आ गई मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज में क्या है ये हमें पता ही है, मॉर्टगेजर होता है जो मॉर्टगेज करता है। बेसिकली क्या होता है, एक तरफ प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ लोन है, ठीक है, तो लोन के अगेंस्ट में अपनी प्रॉपर्टी को उसने रख दिया तो वो मॉर्टगेजर हो गया। जिसने प्रॉपर्टी को रखा, जिसके नाम प्रॉपर्टी रखी वो मॉर्टगेजी हो गया। अब हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो आप या नहीं भी करा सकते, भाई ऐसा मेरे रजिस्ट्रेड रख लो, मेरे रजिस्ट्रेड रख लो, मुझे लोन दे दो। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे इंग्लिश मॉर्टगेज होती है, इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है कि रजिस्ट्री दूसरे के नाम हो जाती है, रजिस्ट्री जो है जिससे लोन लिया उसके नाम हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन रख देते हैं कि भाई अगर वो ये पूरा पेमेंट इसने कर दिया तो वापस दोबारा रजिस्ट्री इसके नाम कर दो। सिर्फ उसमें एक ही वो थोड़ा रहता है कि आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है बस, बाकी सेफ्टी पूरी हो जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो यही काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे मतलब करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह लोन, उन्होंने 10-15 करोड़ का अपना कॉर्पस बना रखा है, तो वो यही करते रहते हैं। वो ये है कि किसी को एक बिल्डर को 1 करोड़ का लोन दे दिया, अब लोन के अगेंस्ट में जो है रजिस्ट्री करा लेते हैं फ्लैटों की अपने नाम से कि भाई ये फ्लैट हमारे हो जाएंगे। अब कई बार चक फंस भी जाते हैं, ना फ्लैट मिल रहे ना पैसे मिल रहे। द ट्रांसफर इज कॉल्ड ए मॉर्टगेजर, द ट्रांसफरी ए मॉर्टगेजी, और जो प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट द पेमेंट ऑफ विच इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग और कॉल्ड द मॉर्टगेज मनी, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं मॉर्टगेज डीड। आगे चलते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो मॉर्टगेज जो है इट इज ए ट्रांसफर इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैं मॉर्टगेज करता हूँ, ठीक है, आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी, ठीक है। तो mortgager as an owner of the property possesses all the interest in it, and when he mortgages the property to secure a loan, he only parts with a part of the interest in that property in favor of the mortgagee. तो क्या है कि जो mortgager है वो ओनर है, उसके पास सारे इंटरेस्ट है, सारे राइट्स है, और जब वो मॉर्टगेज करता है तो मॉर्टगेज में वो एक पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट देता है मॉर्टगेजी को, ठीक है, पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर वो पेमेंट कर देगा तो उसके पास पूरा राइट है वापस लेने का। और इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज करता हूँ। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन। द ट्रांजैक्शन इज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ a loan or the performance of an obligation which may give rise to pecuniary liability. It may be for the purpose of obtaining a loan or if a loan has already been granted to secure the repayment of such a loan, ठीक है। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई आपको उसकी रीपेमेंट सिक्योर करनी। देयर इज दस अ डेट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉर्टगेजर एंड द मॉर्टगेजी, इनकी जो बेसिक रिलेशनशिप है ना वो डेटर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप है, ठीक है। बेसिक इंटेंशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना नहीं है, बेसिक इंटेंशन ये पैसे लेना होता है। और इसमें 3 आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉर्टगेज की। क्या, पहला, the mortgagee's interest in the property mortgaged terminates upon the performance of the obligation secured by the mortgage. एक ने लोन लिया था, उसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी, लोन की रीपेमेंट हो गई, अब उसको पूरा राइट है वापस लेने का। और मॉर्टगेजर को हमेशा राइट है कि वो पहले भी उसकी पेमेंट कर सकते। He has right of foreclosure upon the mortgager's failure to pay. The mortgagor has right to redeem or regain the property on repayment of the debt or performance of the obligation. इसमें ना एक वर्ड आता है, वो कहते हैं कि भाई क्या था,
मैं पढ़ रहा था सुबह, एक वर्ड थोड़ा भूल रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं ना भूल गया एक वर्ड है, वो कोई बात नहीं, आ जाएगा वो बाद में, मैं बता दूंगा। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई भी चीज उस चीज को रोकती है ना, प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर वापस जाने से, तो ऐसा कोई स्टॉपेज, स्टॉपेज से मतलब है कुछ वर्ड एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ। तो उसमें कोई ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए जो उसके पास प्रॉपर्टी वापस आने से रोके। ठीक है जी, हम यहां पर थे। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो डेटर और क्रेडिटर की है। ये सिर्फ एक टाइम बिंग के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट सिक्योर दी पेमेंट, उसको हमेशा राइट ऑफ फोरक्लोजर है और राइट टू रिडीम है या रीगेन, और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि जिसमें ऐसा कर लें कि ये प्रॉपर्टी उसके पास वापस जा ही नहीं सकती। ठीक है, अगर ऐसा कर एग्रीमेंट कर लेंगे तो वो वॉइड होगा। मेन बात ये रजिस्टर कोई ब्लॉकेज या इस टाइप से कुछ मतलब है उसका। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट, तो it is mandatory in case of mortgage other than mortgage by deposit of title deeds where the principal money secured is 100 or upwards। तो ये जो है कई बार क्या होता है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी हो सकती है, भाई सिर्फ आप मेरी टाइटल डीड्स रख लो, ठीक है ना। तो अदर देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दूसरा, इन केस ऑफ मॉर्गेज वेयर प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 और लेस अदर देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट इट कैन बी इफेक्टेड। तो उसके 100 रुपए से कम है या 100 रुपए तक है तो दोनों तरह से हो सकता है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, सिंपल, कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्टरी, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एनोमलस। उल्टा चलते हैं, एनोमलस मतलब वो किसी में भी फॉल नहीं करती। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स मतलब कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ, मेरी टाइटल डीड रख लो मुझे लोन दे दो। इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज में क्या क्या प्रॉपर रजिस्ट्री करा दी, जैसे सेल में रजिस्ट्री होती है, पैसे भी दे दी, स्टैंप ड्यूटी भी दे दी उसके ऊपर, पर एक अलग से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया ये लोन के पर्पज से हमने रजिस्ट्री कराई है और अगर ये लोन वापस हो गया तो दोबारा रजिस्ट्री करा देगा जो मॉर्गेजी है। ठीक है, ये होती है इंग्लिश मॉर्गेज। यूजुफ्रैक्टरी क्या होती है, यूजुफ्रैक्टरी में क्या होता है, बेसिकली ना एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो उस केस में ये चीज रहती है कि भाई उसके किराए विराए वो सब लेता रहेगा जो मॉर्गेजी है। ठीक है, और उस किराए को जो है वो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो यूजुफ्रैक्टरी, हाँ एक मिनट, हाँ देवेंद्र जी बोलिए सर। देवेंद्र जी, कपूर साहब आप पूछना चाह रहे हैं? सिंपल मॉर्गेज का क्या मतलब है सर? हाँ अभी आते हैं सिंपल मॉर्गेज पे। सिंपल मॉर्गेज क्या है, सिंपल मॉर्गेज में पोजेशन नहीं दिया जा रहा। ठीक है, पोजेशन नहीं दिया जाता है, पोजेशन दिया ही नहीं जा रहा। He अच्छा। binds himself to pay the mortgage money and agrees either expressly or impliedly that in case of his failure to repay, the mortgagee shall have the right to cause the mortgagee property to be sold and apply the sale proceeds in payment of the mortgage money. Simple mortgage की प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास ही रही, एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। ठीक है, पोजेशन नहीं दिया गया, क्योंकि क्या होता है कि ना इसमें रेपुटेशन भी इन्वॉल्व रहती है मॉर्गेज के केस में। भाई एक मान लो मैं पोजीशन भी दे दिया दूसरे आदमी को, तो उससे तो आदमी की बदनामी भी हो जाती है ना, यार इसने तो अपना घर ही गिरवी रख दिया।
तो इसमें क्या है कि आप कोर्ट में गए, चुपचाप आपने रजिस्टर वो मॉर्टगेज का डीड रजिस्टर करा ली, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। तो मॉर्टगेजर इसमें पोजीशन नहीं देता, लेकिन उसमें पर्सनली बाउंड हो जाता है कि भाई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो उसके पास राइट है बेचने का और अपना पैसा रिकवर करने का। ये है the essential feature of the simple mortgage that the mortgagee has no power to sell the property without the intervention of the court। ठीक है, लेकिन कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही, मतलब डिक्री लेनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट। तो mortgagee can apply to the court for permission to sell the mortgage property or file a suit for recovery of the whole amount without selling the property। तो ये है simple mortgage। रेमेडीज अवेलेबल टू mortgagee, डिक्री लाओ सिविल कोर्ट से, जितनी भी होती हैं ज्यादातर सिंपल मॉर्टगेज होती है। इट कुड नॉट रिकवर फुल अमाउंट, देन ब्रिंग ए पर्सनल एक्शन अगेंस्ट द मॉर्टगेजर एंड ऑब्टेन डिक्री फॉर सेल ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्टगेज। ठीक है, और उसके पास क्या है, एक तो फोरक्लोजर का राइट नहीं है मॉर्टगेजी के पास, राइट टू सीज द प्रॉपर्टी, मतलब वो पहले प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकता। दूसरा, राइट ऑफ पोजेशन उसके पास नहीं है। कंडीशनल सेल क्या है, कंडीशनल सेल में क्या है कि ऑस्टेंसिबली दिखता ऐसा है कि जैसे बेच दी द सेल, लेकिन उस पर लिखा जाता है कि सेल शैल बिकम वॉइड ऑन पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज मनी। मॉर्टगेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज मनी। ठीक है, सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट इफ द मॉर्टगेजर फेल्स टू रीपे। अब सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट इफ द मॉर्टगेजर फेल्स टू रीपे द अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट। Sale is subject to a condition that absolute interest will be transferred in specific immovable property to mortgagee only in case mortgager defaults, and if mortgager fulfills mortgage condition, sale will come void। To foreclose means to debar the mortgager from redeeming the property forever। ठीक है, तो कंडीशनल सेल में क्या हो रहा है, कंडीशनल सेल में सेल हो रही है, सेल डीड साइन हो रही है। सिंपल मॉर्टगेज में वो भी नहीं हो रहा। सिंपल मॉर्टगेज में ना तो पोजेशन दे रहा है उसको, ठीक है, एक प्रॉमिस है, पर्सनल प्रॉमिस है कि भाई अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो इसके पास राइट है सेल करने। इसमें कंडीशनल सेल में सेल भी हो रही है। यूजुफ्रैक्टरी में क्या हो रहा है, क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी के ना तो पूरे प्रॉपर पेपर होते हैं। ठीक है, मान लो पुराने कहीं प्रॉपर्टी है लेकिन उससे किराया आ रहा है बहुत सारा, तो बेसिक इंटरेस्ट क्या रहता है, वो किराए में रहता है। तो the mortgagor delivers possession of the property or binds himself to deliver possession of the property to the mortgagee। तो it is called mortgage with possession। इसमें क्या होता है कि possession उसको दे देता है, ठीक है, या बाइंड कर लेता है टू डिलीवर पोजेशन, तो इसको कहते हैं mortgage with possession। The mortgage is authority to retain the possession until, एक तो उसके पास कब्जा आ गया, ठीक है, और वो राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी आ गया अगर मनी की पेमेंट नहीं हुई। इसमें एसेंशियल फीचर क्या है, इसमें जो रेंट और जो प्रॉफिट्स है ना रिलेटिंग टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, वो लोन में एडजस्ट करता रहता है। मॉर्टगेजर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं है टू रीपे द मॉर्टगेज मनी। एक्चुअली क्या है भाई, उसका फायदा वो भी उठा रहा है ना मॉर्टगेजी भी। सो द मॉर्टगेजी कैन नॉट सू द मॉर्टगेजर फॉर रीपेमेंट। ही कैन आइदर सू फोरक्लोजर नॉर सू फॉर द सेल ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। The only remedy for the mortgagee is to remain in possession of the property। वो कहेगा भाई ये प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में रहेगी and pay himself out of the rent or profits of the mortgage property। वो कहेगा भाई ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मैं नहीं दूंगा वापस, मैं किराया खाता रहूंगा उसका, उसमें एडजस्ट करता रहूंगा। Since there is no time limit, he has to wait for a very long time to recover his dues। ठीक है, तो importance of possession in this type of mortgage, the mortgagor has to deliver possession of the property to the mortgagee। इसमें पोजेशन देना पड़ता है। The mortgage may be regarded as usufructory even though the entire debt is not to be paid out of the profits of the property। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई खास बात नहीं है। पोजेशन इसमें देना जरूरी है, और उसका बेसिक इंटरेस्ट किस में होता है, रेंट में या प्रॉफिट्स में। फिर इंग्लिश मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या है, मैंने पहले बता दिया। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है, ये हाइब्रिड टाइप की मॉर्टगेज है। इसमें मॉर्टगेजर बाइंड करता है टू रीपे द मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देता है, रजिस्ट्री के पैसे दे देता है, बट सब्जेक्ट टू एक प्रोवाइजो दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्टगेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मनी हैज एग्रीड। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन इंग्लिश मॉर्टगेज। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी पोजेशन नहीं हो रहा। आप ये देखिए, जो इंग्लिश मॉर्टगेज है, इंग्लिश मॉर्टगेज में भी पोजेशन नहीं हो रहा। कोर्ट में गए, चुपचाप रजिस्ट्री करा दी, ठीक है,
रजिस्ट्री करा के घर आ गए। अब किसी को ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो चुकी है या नहीं, ठीक है। लोन की पेमेंट चलती रही, लोन की पेमेंट हो गई, दोबारा गए, दोबारा रजिस्ट्री करा दी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर वो रिकवर कर सकता है, उसके पास है ही, पहले से ही है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये सिंपल है, इक्विटेबल मॉर्टगेज इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हो रही, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, फिर 27 प्लेसेस हैं जो नोटिफाइड हैं, और चेन्नई एंड अदर टाउन्स। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। इसको इक्विटेबल मॉर्टगेज और टाइटल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से काफी मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एनोमलस वो किसी में फिट ही नहीं हो रही है ना, ये अलग ही बीमारी है। It is one which does not fall under any one of the above 5 types of mortgage. So it can be affected according to terms and conditions of mortgage and mortgaging. Usually it arises by a combination of 2 or more of the above said mortgages. So it may take various forms depending upon custom, usage या contract. Rights of mortgager क्या है, फिर rights of mortgagee क्या है। देखिए naturally भाई मॉर्टगेजर कौन है? मॉर्टगेजर वो है जिसने लोन लिया हुआ है, जिसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की हुई है, ठीक है। तो जिसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की, उसके राइट क्या हो सकते हैं? उसके राइट ये है कि भैया जब लोन पेमेंट कर दिया तो उसको प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि भाई ये प्रॉपर्टी कभी वापस आएगी ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये वर्ड था क्लॉग, क्लॉग जो मैं भूल रहा था। तो राइट अगेंस्ट क्लॉग मतलब रास्ता बंद नहीं कर सकते आप मॉर्टगेजर का, ये नहीं कह सकते कि भाई इसके पास कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। ये जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है या जो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है, इट इज द एसेंस ऑफ ए मॉर्टगेज एंड एनी प्रोविजन इंसर्टेड इन द मॉर्टगेज डीड टू प्रिवेंट, इवेड और हैम्पर रिडेम्पशन इज वॉइड, ठीक है। तो कोई राइट अगेंस्ट क्लॉग है इसमें। तो एनी कंडीशन व्हिच प्रिवेंट्स द मॉर्टगेजर from redeeming the property is called a clause on the equity or right of redemption and is void, ठीक है। बाकी तो कोई खास बात नहीं है इसमें। राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। मॉर्टगेजी के क्या राइट है भाई? मॉर्टगेजी ने क्या है, मॉर्टगेजी ने पैसा दिया, मॉर्टगेजी को अपना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सिंपल मॉर्टगेज है या इंग्लिश मॉर्टगेज है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उसको कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। The mortgagee is a right to file a suit in a court of law for the mortgage money in the following cases, ठीक है, जो सिंपल मॉर्टगेज या इंग्लिश मॉर्टगेज केस में। और अगर मान लो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, और द सिक्योरिटी इज रेंडर्ड इनसफिशिएंट एंड टू द मॉर्टगेजर हैज नॉट प्रोवाइडेड फर्दर सिक्योरिटी। अब मान लो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, ठीक, उसने 50 लाख का लोन दिया हुआ था, अब पता चला कि भाई वहां से मेट्रो निकल रही है और मेट्रो के चक्कर में उन्होंने वो प्रॉपर्टी जो है डिमोलिश कर दी, उसका जो कंपेंसेशन मिला वो बहुत कम मिला, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, और मॉर्टगेजर कहता है भाई मेरे पास तो और पैसे नहीं है, मेरे पास पहले पैसे होते तो मैं मॉर्टगेज ही क्यों करता, ठीक है। तो वो कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको। Where the mortgagee is deprived of the whole or part of his security by the wrongful act of the mortgager, where the mortgager fails to deliver the mortgage property in case the mortgagee is entitled। तो ये है सिंपल सी बातें, कोई खास बात नहीं। राइट ऑफ सेल है, राइट ऑफ फोरक्लोजर है। तो लेकिन ये जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है ना, फोरक्लोजर पे एक ही बात इंपॉर्टेंट देखने वाली है, मॉर्टगेजर के पास तो हमेशा ही राइट ऑफ फोरक्लोजर। मॉर्टगेजर कौन है? जिसने लोन लिया हुआ, वो तो कभी भी पेमेंट करे और अपना प्रॉपर्टी वापस ले ले। लेकिन अगर मॉर्टगेजी को इस डील को क्लोज करना है तो मॉर्टगेजी इज राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट, तो कोर्ट से डिक्री लानी पड़ेगी फॉर फोरक्लोजर अगेंस्ट द मॉर्टगेजर, ठीक है। दैट इज द मॉर्टगेजर इज एब्सोल्यूट डिबार्ड ऑफ हिज राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी। अब राइट ऑफ फोरक्लोजर किस केस में मिलता है? एक तो ये होता है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल या एनॉमलस मॉर्टगेज, ठीक है। राइट ऑफ एक्सेशन टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ पोजीशन, फिर आता है इसके बाद लीज। अब लीज का क्या मतलब है? लीज का ये है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। ये सिर्फ इसमें एंजॉयमेंट का राइट है, ठीक है। पोजीशन देना ही पड़ेगा भाई, एंजॉयमेंट तो तभी होगा ना जब पोजीशन दोगे तो।
मॉर्गेज में पोजीशन नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ यूजुफ्रैक्टरी। यूजुफ्रैक्टरी में खास तौर से पोजीशन पे ही जोर होता है क्योंकि उसने उसका किराया खाना होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकियों में चाहे वो इंग्लिश मॉर्गेज हो या इक्विटेबल मॉर्गेज हो या सिंपल मॉर्गेज हो या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हो, उनमें पोजीशन नहीं दिया जाता। लेकिन लीज में पोजीशन जरूरी है क्योंकि आपको एंजॉय उसका वो करना है, आपको राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इट्स ट्रांसफर टू एंजॉय एंड यूज द प्रॉपर्टी, पोजीशन इज ऑलवेज गिवन टू द ट्रांसफर। तो बेसिक फर्क इन दोनों में ये है, द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो आप क्या है, आप सर्टेन पीरियड के लिए दे सकते हो, चाहे डेफिनेट नंबर ऑफ इयर्स या फॉर लाइफ और इवन परमानेंट। इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है या परपेचुइटी के लिए हो सकता है। इट इज फॉर कंसिडरेशन व्हिच इज आइदर प्रीमियम और रेंट और बोथ। और ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर। जो ट्रांसफरर है उसको लेसर कहते हैं, ट्रांसफरी को लेसी कहते हैं, जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम कहते हैं, और जो मनी शेयर सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू टू बी सो रेंडर्ड इज कॉल्ड द रेंट, तो उसको लीज रेंट या रेंट कहते हैं, ठीक है। जो पार्टी है लीज की, लेसर और लेसी, दे मस्ट बी कंपीटेड टू मेक एंड टू टेक द लीज रिस्पेक्टिवली, एंड ए लीज कैन बी इनहेरिटेड एंड ट्रांसफर्ड in case the document specifically provides for inheritance and transfer। तो अगर उस लीज में लिखा हुआ है कि भाई ये जो है इनहेरिट भी हो सकती है या ट्रांसफर भी हो सकती है, तो उस केस में ये इनहेरिट या ट्रांसफर हो सकती है। फिर एक ओरल एग्रीमेंट या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इसको कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जा सकता लीज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब लीज का एग्रीमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप कोर्ट में जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। द रूल्स रिलेटिंग टू लीज डज नॉट अप्लाई टू, जो गवर्नमेंट की लैंड है या लीज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट है, तो उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इफ ए लीज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, इन दोस केस द लीज इज सेड टू बी वॉइड, तो इस लीज को वॉइड मान लेते हैं, ठीक है जी। फिर प्रिविलेजेस क्या है, लेसर के और लेसी के। नेचुरली एंजॉय करो भैया प्रॉपर्टी लीज पे लिए, लेसर के क्या राइट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टू द कॉन्ट्री, तो लेसर को क्या है, लेसर को कोई अगर मटेरियल डिफेक्ट है तो वो बताना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई उसके नीचे लैंड माइन बिछी हुई है नक्सलाइट एरिया में, बताना पड़ेगा भैया ऐसा है, इसके नीचे लैंड माइन बिछी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। This rule applies only to physical defects of the property, such as the condition and nature of the property. Lessor is not bound to disclose whether or not he has title to the property. तो लेसर के पास ये टाइटल की बात जरूरी नहीं है उसको बताना लेसी को, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ उसको राइट टू एंजॉय दे रहा है, कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा उसको, सिर्फ उसको राइट ऑफ एंजॉयमेंट दे रहा है वो। मान लो उसके पास प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, ठीक है ना, जो लेसर है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी, भाई उसका जो रियल ओनर है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, उसका दोस्त इंडिया में रहता है, तो उसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर दे रखी है तो उसको ये बताना जरूरी नहीं है जिसको वो लीज पे दे रहा है कि भैया ये मैंने, एक मिनट आप मुझे दीजिए प्लीज यार, वो आ गया। अच्छा, तो ये राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर, इसमें क्या है कि लेसर को जो है अगर कोई डिफेक्ट है तो वो बताना है, लेकिन उसके बाद टाइटल है या नहीं है ये बताना जरूरी नहीं है। और लेसी को पोजीशन एंजॉय करे, लेसी नेचुरली, ठीक है ना, अगला रेंट दे रहा है, जब रेंट दे रहा है तो पोजीशन एंजॉय करे ना, रेंट लेने का अधिकार नहीं है जब तक उसने पोजीशन नहीं दिया। अगर लीज डिड एक्सिक्यूट कर दी और पोजीशन नहीं दिया, ठीक है ना, तो लेसी कैन सू द लेसर फॉर पोजीशन। फिर कवेनेंट फॉर क्वाइट एंजॉयमेंट, कि भाई उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन या पीसफुल, पानी डाल देना थोड़ा सा, द कवेनेंट दैट इज द राइट टू
undisturbed possession so long as the lessee pays the rent या presupposes possession. हाँ आगे जाएगा the covenant for possession वो दे दिया हो गया कब कहा the covenant for possession gives the lessee the right to obtain possession. The covenant for a quiet enjoyment gives the lessee a right to continue in such possession. If the lessee's possession is disturbed, he can sue for damages. ठीक है? तो अगर भाई उसने क्या है, लीज रेंट दे रहा है, वो लीज ली है, इसीलिए तो ली है ना फॉर एंजॉयमेंट. तो अगर उसको उसका राइट डिस्टर्ब होता है, तो he can sue for damages. या in case a part of the leased property is taken possession of either by the lessor or by any third party, lessee can hold a part of the leased property and pay a proportionate rent. तो लेसी जो है उसके इसमें क्या होता है कि भाई वो प्रोपोर्शनेट रेंट दे लेगा अगर वो आधा उसने वापस ले लिया तो. इस तरह से फिर लेसी की क्या राइट है, लेसी के राइट है राइट टू मेक एडिशन. ठीक है, तो अगर if during the continuance of the lease any accession is made to the property, such accession shall be deemed to be comprised in the lease. The lessee has a right to enjoy the accretion of the leased property. अगर उसमें कोई accretion हो गया है तो उस accretion को भी enjoy करने का right है उसको. ये accession गलत लिख दिया है, ये actually accretion ही होना चाहिए. ये मैं साथ साथ इसलिए ठीक कर देता हूँ तो क्या होता है बाद में फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, वो रह ही जाएगा. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल और अनकंट्रोलेबल. अगर मान लो फायर हो गई, कोई फ्लड हो गया, कोई वायलेंस ऑफ आर्मी हो गई, ठीक है, तो अगर मान लो लीज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो लीज शैल नॉट द ऑप्शन ऑफ द लेसी बी वॉइड प्रोवाइडेड दैट इफ द इंजरी बी ओकेजन्ड बाय रॉन्गफुल एक्ट, लेकिन of the lessee he shall not be entitled to avail himself of the benefit of. लेकिन अगर लेसी का ही उसमें कोई हाथ है, ठीक है ना, तो फिर उसको इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. राइट टू मेक, कोई रिपेयर करा सकता है, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ठीक है, राइट टू टेक थिंग्स, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज फॉर नो फॉल्ट ऑफ लेसी. अब लीज ली गई थी एक सर्टेन पीरियड के लिए या अनसर्टेन ड्यूरेशन के लिए, लेकिन उसमें कोई लेसी का फॉल्ट नहीं है और उससे पहले ही वो डिटरमिन हो गई लीज, ठीक है. तो if the leases of a definite period, such a right cannot be claimed, particularly when the lessee has committed a fault. For example, when he has committed a breach of condition entailing forfeiture. ठीक है, तो अगर एक certain period अगर उसमें कोई लेसी का फॉल्ट है तो फिर तो फॉरफिट हो सकती है लीज, ठीक है. लेकिन अगर मान लो अनसर्टेन पीरियड के लिए या फॉर डेफिनेट पीरियड है तो उस लेसी को पूरा राइट है क्वाइट पोजीशन का. सीधी सी बात ही है. Right to further transfer, sublet या mortgage lessee's interest. The lessee may transfer absolutely or by way of mortgage or sublease the whole or any part of his interest in the property, and any transferee of such interest may again transfer it. The lessee shall not, by reason of only such transfer, cease to be subject to any of the liabilities attached. तो जो liability है उसकी लीज की वो लेसी की ही रहेगी, ठीक है ना. उसने अगर आगे ट्रांसफर कर दिया, कोई सब लीज दे दी, तो उसकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द लेसर वो कम नहीं होगी, ठीक है. लेकिन ये राइट जो सब लीज का राइट जो है ये एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता व्हेन टेनेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर. लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया सब लीजिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है. द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग रेवेन्यू, ठीक है, उसने लीज पे ले रखी है, वो पहले ही किराया नहीं दे रहा उसका, ठीक है. भाई क्या होता है जैसे एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह में क्या होता है लीज पे दे देते हैं कि भैया ठीक है तुम करो और इसमें जो है हमें पैसे देते रहना लीज रेंट. अब वो पहले ही पैसे नहीं दे रहा और आगे सब लीज नहीं कर सकता, ठीक है. द लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स वेयर द पर्सन इज गिवन अ स्टेट टू टेक केयर ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर हु हैज नो गार्जियन. कई बार क्या होता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है वो गार्जियन अपॉइंट कर देते हैं और उस गार्जियनशिप में आपके पास कोई लीज भी आ सकती है. तो ऐसी कोई लीज आ जाए तो आप उसको सब लीज नहीं कर सकते, ये मतलब है, ठीक है. फिर ड्यूटीज ऑफ लेसी, ये हो गया हमारा ड्यूटी. ये आराम से आप देख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है मेरे हिसाब से. फिर गिफ्ट आती है, अगला पॉइंट है गिफ्ट का. गिफ्ट में क्या होता है
ये गिफ्ट है सेक्शन 122 टू 128 ऑफ द टाइम हो गया बस अभी 5 मिनट में हो जाएगा। तो सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। ठीक है जी। तो दोनों चीजें, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती ना डोनी से तो ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving. If the donor dies before acceptance, the gift is void. एक डोनर ने गिफ्ट दे दी, डोनी की डेथ हो गई बिफोर एक्सेप्टेंस, तो गिफ्ट वॉइड मान ली जाएगी। ठीक है। तो गिफ्ट में क्या एसेंशियल्स है? ट्रांसफर होने चाहिए, एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस जरूरी है, डोनर और डोनी दोनों होने चाहिए, डोनर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए, डोनी कोई भी हो सकता है। तो गिफ्ट कैन बी मेड टू एनी पर्सन, इवन टू एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इवन टू ए जुरिडिकल पर्सन। ठीक है। द एसेंस ऑफ गिफ्ट इज दैट इज अ ग्रेचुइटस ट्रांसफर। ग्रेचुइटस मतलब विदाउट मनी। फॉर्मेलिटीज क्या है? फॉर्मेलिटीज ये है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो उसको रजिस्टर भी करवाना है। ठीक है। और आपको अटेस्ट होने चाहिए 2 विटनेसेस से। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है तो उसको रजिस्टर्ड आप करवा सकते हो और डिलीवरी से भी दे सकते हो, उसमें ऑप्शनल है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्टर करानी जरूरी है और 2 विटनेसेस जरूरी है। ठीक। अगर डोनी ऑलरेडी पोजीशन में है, ठीक है, तो फ्यूचर डिलीवरी तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो डोनर में मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट इन हिज फेवर। ठीक है। भाई डोनी के पास पहले से ही है वो चीज, तो डोनर ने उसको गिफ्ट दे दिया। ठीक है ना, पोजीशन तो देना ही नहीं है, पोजीशन तो पहले से ही है। फॉर एग्जांपल, वेयर अ पीस ऑफ फर्नीचर और टेलीविजन सेट बिलोंगिंग टू द डोनर इज लाइंग विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, द डोनर may simply declare that he makes a gift of the furniture or the television set and the gift is complete. उसने पहले ही उसको दे रखी है। ठीक है। That declaration must be clear and the donee must accept the gift. तो acceptance जरूरी है और acceptance during lifetime of the donee होना चाहिए। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक बात और भी है, इसमें कहा गया कि भाई एक्सेप्ट कर लिया डीड ऑफ गिफ्ट, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ तो डोनर फिर रिवोक नहीं कर सकता। एक बार एक्सेप्ट हो गई तो गिफ्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय द डोनी will take effect from the date of the execution of the document by the donor even though it is registered at a later date. ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट आपने एक्सिक्यूट कर लिया, रजिस्ट्रेशन बाद में किया उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना, तो दिस गिफ्ट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सिक्यूशन। ठीक है। लेकिन आपने गिफ्ट डीड एक्सिक्यूट कर दी, लेकिन इंटेंडेड डोनर को कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया और डोनर के पोजीशन में है अनडिलीवर्ड, तो इट कैनॉट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द डोनी। द रीजन इज दैट द डोनी डिड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। ठीक है। तो जब तक उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, उसको पता ही नहीं था, द डोनर कैन एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस रिवोक द गिफ्ट, बट वंस a gift is accepted by the donee, donor cannot revoke. A gift may however revoked if it is brought about by a fraud or misrepresentation or undue influence. ठीक है। तो ये सब बातें इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास बात, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं इसमें। तो विद दिस वी एंड, इसमें हमने तीनों चीजें देख ली, सेल भी देख लिया, गिफ्ट भी देख लिया और लीज भी देख लिया। ठीक है जी। उसके अलावा मॉर्गेज भी हमने देख लिया। तो ये काफी डिटेल में मैंने स्लाइड पूरी बना रखी है, कुछ इसमें केस लॉज भी दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो वी आर नाउ स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग और आपको